नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीकली स्पेशल ऑल आईपीओ एनालिसिस एपिसोड 1। दोस्तों आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग मेन लाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बारे में बात करेंगे। जितने भी आईपीओ पिछले एक वीक के अंदर क्लोज हुए हैं हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग करंट आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि फिलहाल जितने भी आईपीओ चल रहे हैं उसमें से लिस्टिंग गेन के लिए कौन सा आईपीओ अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा आईपीओ अच्छा है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ के बारे में। ये जो एपिसोड है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे और मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधे मेरी स्क्रीन की ओर और हम लोग शुरुआत करते हैं मेन लाइन आईपीओ से। तो यहाँ पर पिछले हफ्ते ही IRM एनर्जी लिमिटेड का जो आईपीओ था उसकी लिस्टिंग हो चुकी है। जो आईपीओ के अंदर जो स्टॉक का प्राइस था वो 505 रुपीज़ पर शेयर का था, लेकिन जो लिस्टिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हुई। 490 रुपीज़ के आसपास में इसकी लिस्टिंग हुई, तो हमें कोई भी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिले। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं। तो जितने भी लोगों ने लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अप्लाई किया था कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोगों का विजन क्लियर है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और जितने भी लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो अब आपका तो लॉस हो चुका है, 300 400 या 500 रुपये का ही यहाँ पर लॉस हुआ है 15,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी उसको होल्ड करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो फिर इसे होल्ड करके रखने का कोई मतलब नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि आप लोग हो सके तब तक एग्जिट ले लीजिए। उसके बाद में रिसेंटली यहाँ पर एक आईपीओ क्लोज हुआ है जिसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। इस आईपीओ से भी हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उतना अच्छा जीएमपी और सस्टेनेबल स्टेटस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग डे पर आपको जो भी सिचुएशन देखने को मिले आप लोग उस हिसाब से डिसीजन बना लीजिएगा। अगर थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिलते हैं तो भी आप एग्जिट ले लीजिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया है तो थोड़े बहुत लॉस हो जाए तो भी आप एग्जिट ले लीजिए, बिकॉज पैसे को ऐसे ही रोक कर रखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया था, तो आप लोग हो सके तो इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को भी देख लेना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेन लाइन आईपीओ के अंदर आने वाले अपकमिंग आईपीओ की। तो अगले एक वीक के अंदर यहाँ पर सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। ये आईपीओ जो 30 अक्टूबर के दिन ओपन होगा, वहीं 1 नवंबर के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और इस आईपीओ के ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इसी तरीके के एनालिसिस के वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है कि यहाँ पर हंसा कंज्यूमर लिमिटेड करके भी एक आईपीओ आने वाला है। ये जो आईपीओ है वो यहाँ पर 31 अक्टूबर को ओपन होगा, फिर 2 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस का एपिसोड आने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी की सारी बात क्लियर कर दी मेन लाइन आईपीओ की। तो हम लोग बात करते हैं एसएमई आईपीओ की। राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स लिमिटेड का जो आईपीओ था वो रिसेंटली यहाँ पर क्लोज हुआ है और इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो भी आ चुका है। और 31 अक्टूबर के दिन इस आईपीओ की जो है वो लिस्टिंग होने वाली है। तो मैं आप लोगों को पहले इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखा देता हूँ। तो ये इसका फाइनल सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि अब इसके अंदर जो है वो ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो QIB कैटेगरी के अंदर ये 35 टाइम्स आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही HNI कैटेगरी के अंदर 260 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही रिटेल कैटेगरी के अंदर ये आईपीओ 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और टोटल 107 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एज ऑफ नाउ जीएमपी के हिसाब से इसके अंदर कुछ 16 से 20% जितनी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन बन रही है। लेकिन मेरा एनालिसिस ऐसा बोलता है कि इससे भी ज़्यादा आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक पॉजिटिव लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आप लिस्टिंग वाले डे पर एग्जिट ले सकते हो, बाकी इसको होल्ड करके रखने का मतलब नहीं है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया है। दूसरे नंबर पर हमारा जो एसएमई आईपीओ है उसका नाम है वंडर कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड। मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, कंपनी ठीक ठाक सी कंपनी है। और इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक सी है। अगर मैं बात करूँ इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो ओवरऑल ये जो आईपीओ है वो 5 टाइम्स जितना यहाँ पर आया ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते जीएमपी भी कुछ खास नहीं बन रहा है और कुछ खास लिस्टिंग इनकी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो शायद आपको ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग लॉस भी हो जाए। तो आपने अगर इसको लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया है तो लिस्टिंग वाले डे पर हम नो डाउट आपको स्टॉक में से एग्जिट ले लेनी चाहिए। और अगर आपने इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आपकी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं करंट एसएमई आईपीओ की। फिलहाल जो है 4 एसएमई आईपीओ चल रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के मैं नाम भी एक बार आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पर एक पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का आईपीओ चल रहा है, दूसरा यहाँ पर के सा हॉस्पिटल्स का आईपीओ चल रहा है, तीसरा यहाँ पर सांथला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का आईपीओ चल रहा है और चौथा यहाँ पर मैत्रेय मेडिकल लिमिटेड का आईपीओ चल रहा है। तो हम लोग इन चारों के आईपीओ का थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा अच्छे 2 आईपीओ कौन से, जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा लिस्टिंग इन देखने को मिलेंगे और उसके बाद में मैं 2 आपको ऐसे आईपीओस बताऊंगा जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं करंट एसएमई आईपीओस की। तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आ जाता है यहाँ पर पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का और इसकी जो यहाँ पर जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो यहाँ पर 2 नवंबर को है और इसकी जो लिस्टिंग है वो 7 नवंबर के दिन होने वाली है। वही अगर मैं बात करूँ इसके सब्सिक्वेंट स्टेटस की तो एज ऑफ नाउ 14 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर 39 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल कैटेगरी के अंदर 49 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और टोटल ये आईपीओ जो है वो 37 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल सक्सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एज ऑफ नाउ कुछ 16 to 20% जितने लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, लेकिन अभी भी इस आईपीओ के अंदर एक दिन बाकी है क्लोज होने में। कल 30 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा लिस्टिंग इन हमें देखने को मिलेंगे और ये जो आईपीओ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आईपीओ है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है के सा हॉस्पिटल्स लिमिटेड का आईपीओ। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल जो है वो उतने अच्छे नहीं है और जो कंपनी की आईपीओ के अंदर वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो मैंने ये दोनों ही बातें आपके साथ में क्लियर करी थी, जिसके चलते इस आईपीओ के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। आप लोग लिस्टिंग इन के बारे में सोच सकते हो और इस आईपीओ को ओपन हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हुआ है और इसका सब्सिक्वेंट स्टेटस जो है वो कुछ इस तरीके का है। क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स जितना ही आईपीओ यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है और टोटल 1.50 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सिक्वेंट स्टेटस जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी है तो आप आखिरी दिन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कुछ खास सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा और कुछ खास लिस्टिंग इन भी देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है सांथला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लिमिटेड का आईपीओ। मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया था, तो मैंने उसके अंदर ये बताया था कि कंपनी के जो फाइनेंशियल फंडामेंटल है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक से फाइनेंशियल फंडामेंटल है, तो हम लोग उस कंपनी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो ठीक ठाक से यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत और एनालिसिस करना चाहिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हो। और लिस्टिंग इनके लिए तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन है कि भाई क्यूआईबी अदर कैटेगरी के अंदर 2 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल कैटेगरी के अंदर 0.80 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और टोटल 1.45 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सिक्वेंट स्टेटस उतना अच्छा नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आखिरी दिन तक पहुँचते कुछ अच्छा खासा जीएमपी और सब्सिक्वेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। तो लिस्टिंग इन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आप लोग मेरे उस वीडियो को जरूर से देखना, जिससे कि आप लोगों का इस कंपनी को लेकर सारा जो विजन है वो क्लियर हो जाए और आप लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझ पाओ। हमारा चौथा आईपीओ है मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड का आईपीओ। दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया था और ये जो आईपीओ पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं और इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है इस आईपीओ के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच सकते हो और अगर आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर बात की जाए लिस्टिंग इनकी तो इसका सब्सिक्वेंट स्टेटस कुछ ऐसा है कि पहले दिन के अंदर ये आईपीओ जो है वो अदर क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 11 टाइम्स जितना यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर 18 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल कैटेगरी के अंदर 32 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और टोटल 23 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका जो सब्सिक्वेंट स्टेटस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। हर किसी कैटेगरी की ओर से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, बिकॉज कंपनी की वैल्यूएशन भी फेयर है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो अगर आप लोग लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो ये एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने यहाँ पर 4 करंट एसएमई आईपीओ की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें से 2 अच्छे आईपीओ कौन से जिसको हम लोग लिस्टिंग इनके लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो लिस्टिंग इनके लिए सबसे पहला नाम यहाँ पर आ जाएगा मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड के आईपीओ का, बिकॉज अगर आप लोग लिस्टिंग इनके लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने की सोच रहे हो तो चारों आईपीओ में से सबसे ज़्यादा अच्छा आईपीओ यही है, बिकॉज आईपीओ की साइज काफ़ी छोटी है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रही है और पहले दिनों के हिसाब से जो इनका सब्सिक्वेंट स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो नो डाउट आज की तारीख के अंदर ही इस आईपीओ के अंदर 61% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग डे आते आते आपके यहाँ पर मोर देन 100 to 20% जितने रिटर्न्स की 120% से भी ज़्यादा के लिस्टिंग इनकी आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाएगी। तो लिस्टिंग इनके लिए सबसे पहले नंबर पर मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड का आईपीओ है। तो अगर आपके पास में कम फंड है तो सिर्फ और सिर्फ आप इस एक आईपीओ को अप्लाई कीजिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का आईपीओ। तो अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे है, ज़्यादा फंड है तो आप दोनों ही आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की, ये आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की स्पेशलिटी की, तो कंपनी जो केमिकल के सेक्टर में से आती है और कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसको दूसरे नंबर पर रखने का दोस्तों रीज़न यही है कि इस आईपीओ के जरिए जो कंपनी है वो 51 करोड़ रुपीज़ रेज करने की कोशिश कर रही है। तो मैत्रिया मेडिकेयर के कंपैरिजन में साइज़ थोड़ी सी बड़ी है आईपीओ की, तो जिसके चलते इसका जो सब्सिक्वेंट स्टेटस है वो हमें मैत्रिया मेडिकेयर के जितना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो दोस्तों कि अगर टोटल मैत्रिया मेडिकेयर जो है वो 100 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा, तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ 80 टाइम्स जितना ही ओवर सब्सक्राइब होगा। तो पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड को मैंने दूसरे नंबर के ऊपर रखा है लिस्टिंग गेन के मामले में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बेस्ट दो स्टॉक्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाता है पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, बिकॉज कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे। अब आप लोग को वो लगे कि सर लिस्टिंग इनके अंदर पहले नंबर पर मैत्रिया मेडिकेयर को रखा, दूसरे नंबर पर आपने पैरागॉन फाइन को रखा और आप इसके अंदर पहले नंबर पर पैरागॉन फाइन को रख रहे हो। तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों यही है कि जो पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड है वो लोग यहाँ पर जो है उनका प्रॉफिट का ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो लोग यहाँ पर केमिकल के सेक्टर में से आते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ये जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। बिकॉज इंडिया जिस तरीके से ग्रो हो रहा है इसका सीधा का सीधा फायदा जो है यहाँ पर केमिकल सेक्टर को मिलने वाला है और इसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको इसको एक मल्टीबैगर स्टॉक के नज़रिए से भी देख सकते हो। तो उस तरीके से भी ये अच्छा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा मैत्रिया मेडिकेयर लिमिटेड। अभी इसको दूसरे नंबर पर रखने का पीछे का रीज़न यही है कि कंपनी जो है यहाँ पर हेल्थ केयर के सेक्टर में से आती है और ये जो सेक्टर है वो थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, प्लस इसके अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा है। बिकॉज क्या है कि भाई काफ़ी सारी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी सारे छोटे बड़े क्लिनिक्स हैं, तो उसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो उसके चलते मैंने यहाँ पर इसको दूसरे नंबर के ऊपर रखा है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर करंट आईपीओस की बात कर ली, जितने भी करंट एसएमई आईपीओ थे उसकी हम लोगों ने बात कर ली। उसके अंदर से दो सबसे ज़्यादा अच्छे जो है वो लिस्टिंग गेन के लिए कौन से दो आईपीओ अच्छे वो भी मैंने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद में मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए दो आईपीओ कौन से अच्छे वो भी आपको बता दिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर अपकमिंग एसएमई आईपीओस कौन से आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आ जाता है वृंदावन प्लांटेशन लिमिटेड का आईपीओ। ये जो आईपीओ वो 30 अक्टूबर को ओपन होगा, वही 1 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर ट्रांस स्टील स्टेटिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, ये भी 30 अक्टूबर को ओपन होगा और 1 नवंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मिस डिज़ाइंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, ये आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन होगा, वहीं 2 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में एससीआर टेलीविजन वेंचर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, ये आईपीओ 1 नवंबर को ओपन होगा, वही 3 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में बाबा फूड प्रोसेसिंग इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, ये आईपीओ जो 3 नवंबर को ओपन होगा, वही 7 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपकमिंग आईपीओस की भी बात कर ली। तो आईपीओस से रिलेटेड आई थिंक आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी आईपीओ से लेकर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नो डाउट आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछिए, मैं आपको आपके सारे के सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।